जय हिंद साथियों। चलिए आपका फिर से स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे अपने दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। और हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, हमने संविधान का इतिहास उठाया था और इसमें अपने 2-3 एक्ट कवर कर लिए थे, ठीक। अब अगर हम आगे की बात करें तो हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ये चल रहा था। पिट्स इंडिया एक्ट, इन एक्ट से जितने भी एक्ट हैं उन सभी से संविधान में बहुत सारी चीजें उठाकर रखी गई है, ठीक है। तो संविधान पढ़ने के लिए ये सब चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। इससे इनसे आपकी हिस्ट्री भी कवर होगी और आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, अगर बात करो पिट्स इंडिया एक्ट की तो इसमें क्या हुआ था। ये एक्ट जो था, जो आपके व्यापारिक कार्य थे इनको आपको निर्देशक के हाथों में रहने दिया था, लेकिन जो राजनीतिक कार्य थे जितना भी आपका पॉलिटिक्स वगैरह थी इसको कि कंपनी का हाथ से निकाल कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में कर दिया गया था, जिसे आप नियंत्रक मंडल बोलते थे, ठीक है। जो आपके राजनीतिक कार्य जितने भी थे, राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया था, नियंत्रक के हाथों में सौंप दिया गया था, नियंत्रक मंडल। इस नियंत्रक मंडल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता क्या था। अगर इसकी बात करो तो इसमें 6 सदस्य होते थे नियंत्रक मंडल में, ठीक है, या कहो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 6 सदस्य होते थे। एक तो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, पीएम ब्रिटेन का, ठीक है। 2 वहां के, दूसरा क्या था, एक तो प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा था वहां का विदेश सचिव, दूसरा विदेश सचिव होता था, ठीक है। और 4 जो है, इन 2 सदस्य हो गए और 4 सदस्य जो है यहाँ के, वे वहां की जो प्रीवी काउंसिल होती थी उनके सदस्य होते थे, प्रीवी काउंसिल के सदस्य, ठीक है। तो जब यहाँ ये 1784 का एक्ट आया तो इसमें व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए, जो बिजनेस वर्क थे, और राजनीतिक अलग कर दिए गए, ठीक है। इन दोनों के अलग होने पर यहाँ पे एक दोहरा शासन लागू हो गया, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल की जो समिति थी, जो आपकी क्या कहते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाई गई थी, उसमें 4 सदस्य थे, तो 4 सदस्य घटाकर उसकी उनकी संख्या 3 कर दी गई, ठीक। आपकी गवर्नर जनरल, इसमें 4 सदस्य होते थे, उनकी संख्या जो है 4 से घटाकर 3 सदस्य कर दी गई। अब इसमें 3 सदस्य थे, ठीक। यह आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक। अगर मैं बात करूं 1793 की 1793 का चार्टर एक्ट जो था, इसमें क्या क्या हुआ था, आप अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे और साथ के साथ इन जो मैं पढ़ा रहा हूं इन सभी को नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको और ऐसा कहीं मिलेगा भी नहीं जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो सभी कानूनी अधिकार थे, जितने भी कानूनी अधिकार थे, वे सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए, ठीक है। पहला काम तो इसमें यही हुआ, सभी कानूनी अधिकार
सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए। ठीक है, अब जितने भी कानून से रिलेटेड काम था अब वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में चला गया और वही उसको करने लगी। ठीक, इन्होंने एक क्या किया, जो हमारा ये इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रक मंडल जो बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पूछा गया क्वेश्चन है ये कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी कौन देता था। ठीक है, तो 1793 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी जो थी वो भारत द्वारा दी गई। ये था तो इंग्लैंड का, ठीक, भारत के राजस्व से दी गई। ये था तो इंग्लैंड का, लेकिन इनकी सैलरी इंडिया से जाती थी। ठीक, यही दो काम हुए थे 1793 के एक्ट में। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो हमारे इससे आगे आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था ये देखो, 1813 में 1813 का चार्टर एक्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें इन्होंने ईसाई मिशन लॉन्च किया था। क्या किया था, ईसाई मिशन। इसमें क्या था ईसाई मिशन में कि ये ज्यादा से ज्यादा अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को अपने ईसाई धर्म को अपनाने के लिए कह रहे थे। ठीक, ये चाहते थे कि सब लोग यहाँ पे भी ईसाई बन जाए। ठीक है, ये इनका ईसाई मिशन था। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकारों को इसमें समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया था कि ब्रिटेन कंपनी वाले अपनी मनमर्जी करते थे, वह किसी दूसरे को यहाँ जो नॉर्मल व्यक्ति था उसको बिजनेस नहीं करने देते थे। लेकिन अब क्या किया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त। ठीक, अब इसमें क्या था कि जो भी ब्रिटेन के दूसरे नागरिक थे, ठीक, अब वे भी यहाँ पर आकर अपना व्यापार कर सकते थे। उसके लिए बस उन्हें एक लाइसेंस की जरूरत थी। ठीक है, और कंपनी के पास इन्होंने एक व्यापार रहने दिया जो चाय का व्यापार था। ठीक है, चाय का व्यापार कंपनी के पास छोड़ दिया उन्होंने। चाय का व्यापार छोड़ा। ठीक है, अब चाय का व्यापार जो कंपनी थी वो भारत के साथ भी करती थी, चाइना के साथ भी करती थी, और इधर उधर के जो और कंट्री थी उनके साथ भी करती थी चाय का व्यापार। तो ये इन्होंने कंपनी के पास ही छोड़ दिया। ठीक, और इसमें एक बात कही गई कि अब से भारत की जो शिक्षा है उस पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। अब जो भारत की शिक्षा थी उस पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की बात कही गई 1813 में। ठीक, इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी और ना ही कोई खर्च होता था इससे पहले। ठीक, अब इंडिया में शिक्षा के लिए भी थोड़ा सा इन्होंने खर्च करना स्टार्ट किया। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हम देखते हैं अपना 1833 का चार्टर एक्ट। आज हो सके तो ये सारी एक्ट खत्म कर देंगे शॉर्ट में, बिल्कुल इंपोर्टेंट इनसे सब कुछ पढ़ लेंगे जो हमारे काम का है। चार्टर एक्ट, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम ये पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था, तो 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को
संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या किया गया, अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जनरल बना दिया गया। ठीक है, एक तो इसमें ये हुआ था, जो कंपनी का एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के पास अब अपना खुद का कोई अधिकार नहीं बचा था, अब वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन वर्क करने लगी थी। ठीक, और गवर्नर जनरल की समिति जो परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को मान्यता मिल गई और फिर से उसके 4 सदस्य हो गए। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें, भारतीयों के लिए सिविल पेपर की शुरुआत हुई, ये भी एक इसी में काम हुआ था। क्या हुआ था, सिविल पेपर की शुरुआत हुई थी भारतीयों के लिए। जो भारत के लोग थे वे भी सिविल पेपर दे सकते थे और अधिकारी की पोस्ट पर जा सकते थे। ठीक है, सिविल सर्विस पेपर की शुरुआत हुई। ठीक, और क्या होता है इसमें, हाँ इसमें एक काम और होता था 1837 के एक्ट में, जो आपका गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा गया, क्या उसको कहा गया कि अब वो एक बजट बनाएगा भारत के लिए। ठीक है, तो पहली बार बजट बनाने के लिए भी इसी में कहा गया, बजट बनाने को कहा। ठीक है, और इसमें तो हमारी बहुत सारी चीजें शुरुआत हुई थी। इससे ही हमारी जो है आईपीसी स्टार्ट हुई थी 1835 से, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई थी स्टार्ट, उन्होंने उसके लिखा था, उन्होंने उसका निर्देश किया था। और इससे हमारी इंग्लिश की जो शिक्षा थी भारत में वो भी 1837 की चार्टर एक्ट के अधीन हुई थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले ही थे। तो ये सब चीजें सारे कनेक्ट करते हुए चलना। अब आगे देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो है पहली बार विधायक शक्ति को प्रशासनिक शक्ति से अलग कर दिया था। ठीक है, मतलब जो हमारी कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को जो है प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था इनसे अलग कर दिया गया था। पहले एक साथ होती थी, अब ये दोनों अलग अलग वर्क करती थी। ये आपके कोर्ट के द्वारा होती थी और ये इसके लिए आपकी अलग समिति होती थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, भारत में विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, इसी में हुआ था विधान परिषद का गठन भी। भारत में विधान परिषद का गठन, और ये जो वर्क है करती थी आपकी, ये ऐसे ही वर्क करती थी जैसे आपकी ब्रिटेन की संसद वर्क करती थी। ठीक है, और इसमें पहली बार क्या हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय लोगों को हिस्सा मिला था। ठीक है, और जो स्थानीय परिषद में जो लोग चुने गए थे वे बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा, इन 4 जगह से चुने गए थे। कहां से, बंगाल से चुने गए थे, मुंबई से चुने गए थे, मद्रास और आपके आगरा से।
इन 4 जगह से आपके लोग चुने गए थे केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, इस परिषद में 12 सदस्य होते थे, 12 सदस्य, जिसमें से 4 तो भारतीय थे और 8 कौन थे, 8 होते थे इसमें अंग्रेज। ये 4 थे, ये इन चारों जगह से चुने गए थे। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है हमारे संविधान के हिसाब से। और हम बात करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब आती है असली बात। 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें देखो इसमें क्या हुआ था। तो भारत में संविधान की विकास की नींव जो है 1861 में इसमें रखी गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो समिति थी उसमें 4 से 5 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, क्या दिया गया, गवर्नर जनरल अब क्या करता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, जो ये एक्ट था इसमें क्या हुआ था, जो प्रांतीय हमारी विधायिका थी, जो हमारे प्रांत वगैरह थे, प्रांतीय विधायिका, जो प्रांत के अंदर हमारे जितने भी प्रांत थे उनमें सबका अलग अलग शासन था, बहुत सारे प्रांत थे तो सबका अलग अलग अपना चलता था। ठीक है, और इसमें जो देश का शासन था, प्रांतीय विधायिका का शासन हो गया तो, और एक हो गया देश का शासन, देश का शासन। अब इसने क्या किया, इन दोनों को विकेंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, इस एक्ट में। चलो आगे देखते हैं। अध्यादेश जारी करने के लिए कहा था, इसमें जो कि गवर्नर जनरल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इसकी समिति में गवर्नर जनरल की 4 से 5 सदस्य कर दिए गए। ठीक, अब अगला देखते हैं 1876 का भारत शासन अधिनियम। और हम बात करें अब आगे 1876 का भारत शासन अधिनियम की। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, तो इस एक्ट में जो हमारी केंद्र सरकार थी उसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी और लोक निर्माण विभाग का उन्हें काम सौंप दिया गया था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, बात करते हैं 1892 का। 1892 की। ठीक है, तो 1885 में पता है कि हमारी जो कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई थी इल्बर्टविल विवाद के बाद। ठीक है, उसमें भारतीयों ने क्या कहा था कि हमें प्रशासन और विधि निर्माण दोनों की भागीदारी चाहिए। ठीक है, और इसी बात ने इनकी काफी जोर पकड़ा था, काफी हंगामा हुआ था इस बात से। तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई। कितनी कर दी गई, केंद्रीय विधान परिषद में अब 16 सदस्य कर दिए गए। ठीक, और प्रांतीय विधान परिषद जो थी उनकी सदस्यों की संख्या 20 कर दी गई। केंद्र में 16 हो गए और प्रांत में कितने हो गए, प्रांतीय विधान परिषद में हो गए 20 सदस्य। ठीक है, अब देखा जाए तो यही से हमने क्या देखा था, यही से निर्वाचन पद्धति को देखा था हमने। ठीक, कि कैसे निर्वाचन होता है। लेकिन इसमें क्या था
अब इन्होंने परिषद में सदस्य तो चुन लिए, लेकिन भारतीयों को जो भारतीय वर्ग थे इनके अंदर उनमें इन्हें क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं देगा, लेकिन उनसे जो मतदान था उसे नहीं कर सकते थे। अब इसमें क्या करते थे, क्वेश्चन तो पूछ सकते थे बैठ के वहां पे, ठीक है, लेकिन अपनी वोट नहीं डाल सकते थे, वोट इनकी नहीं मानी जाती थी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। और मैं बात करूं इससे आगे तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जल्द से जल्द हम आपको ये सब खत्म करवा के आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, बस साथ के साथ पढ़ते चलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करें तो यह आया था 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या था वो देख लेते हैं। तो इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। केंद्र में कितनी कर दी, 60 हो गई भैया। ठीक है, और जो प्रांत थी उसमें भी वृद्धि की गई और मुसलमानों के लिए एक अलग ही निर्वाचन क्षेत्र तैयार कर दिया गया इसमें। ठीक है, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र तैयार कर दिया गया। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहीं से फूट डालो और राज करो नीति भी इन्होंने अपना ली थी। ठीक, अगर ये पूछे कि फूट डालो और राज करो नीति कब अपनाई गई तो वो 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से ही अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो। ठीक है, ये भी अभी अपनाई गई। इसमें अब क्या था, जो हमारी विधान परिषद थी उसमें भारतीयों को राय देने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का दोनों अधिकार दे दिए गए। ठीक है, और पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद और वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें हिस्सा लेने को मिला। ठीक, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। अगर हम बात करो 1919 का तो यहां से हम कल देखेंगे 1919 से। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो चलिए, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।